आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर कविता जिसका शीर्षक है एक बूंद। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य के जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जिस प्रकार एक बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरकर मूल्यवान मोती बन जाती है, उसी प्रकार हम अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करना है, यही लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है, अन्य कुछ नहीं सोचना। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। तो देखिए बच्चों, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यों कढ़ी। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो एक बूंद है वो क्या कह रही है कि मैं बादलों की गोद से थी अभी एक कुछ बूंद आगे बढ़ी, यानी जैसे बारिश शुरू होने लगी तो बादलों की गोद से यानी कि एक बूंद जैसे ही वहां से टपकी यानी धरती की ओर आगे बढ़ी तो वो सोचने लगी क्या अपने जी यानी अपने मन में कि आह क्यों घर छोड़कर मैं यों कड़ी, क्यों मुझे अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्यों मुझे धरती पर गिरना पड़ रहा है, ऐसा वो सोचने विचारने लगी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बूंद के माध्यम से वो बूंद कह रही है कि दैव यानी हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है भला, मैं नीचे गिरूंगी इतनी ऊंचाई से तो क्या मैं बच पाऊंगी, या फिर मैं धूल में या मिट्टी में मिल जाऊंगी, या मैं किसी अंगारे पर यानी जलती हुई आग पर गिरूंगी और जल जाऊंगी, या फिर मैं किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, बन उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो हुआ क्या, उसी समय हवा बहने लगी और वह बूंद क्या थी जो आसमान से गिर रही थी बादल से, वो उड़ करके समंदर की ओर आने लगी। अनमनी का मतलब है कि उसका मन नहीं था अपना घर छोड़ने का, बादलों से नीचे आने का, इसलिए अनमनी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, जो जल में क्या था, एक सुंदर सीप था जिसका मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी और उसके क्या बन गया, उस बूंद से स्वाति नक्षत्र में जब कोई बूंद गिरती है किसी सीप पर तो वो मोती बन जाती है। तो बच्चों, वो क्या बन गई, बूंद मोती बन गई। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ने से पहले बहुत झिझकते हैं, है ना, बहुत बार सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कितना उनको आराम था, अपने घर में तो हर प्रकार का आराम होता है, तो उन्हें एक कठिन रास्ते को चुनना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी यह घर छोड़ना भी उन्हें क्या कर देता है, जैसे एक बूंद मोती बन गई, इसी प्रकार वो बूंद की तरह ही उनको क्या है, कुछ और बना देता है जो वो सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरि औंध। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद कविता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में कुछ शब्द दिए गए जिनका वाचन और श्रुति का आपको अभ्यास करना है। ये शब्द हैं बूंद, कढ़ी, भाग्य, अंगारे, झिझकते और लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए डिक्शनरी जिसमें शब्दकोश दिया गया है, तो कुछ शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं, जिसमें देखिए जी का अर्थ होता है मन यानी माइंड, कड़ी का अर्थ होता है निकली यानी कि केम आउट, अगला है देव जिसका अर्थ है भगवान, ईश्वर यानी गॉड, अगला है बच्चों बदा यानी लिखा जिसको बोलते हैं रिटर्न, अगला है चू यानी टपकना यानी टू ड्रिप, अगला है काल यानी समय जिसको टाइम कहते हैं, अगला है अनमनी यानी बेमन से यानी कि रिलक्टेंटली, अगला है अक्सर यानी प्राय जिसको ऑफन कहते हैं, अगला है लॉ यानी समान या की तरह जिसको सिमिलर या लाइक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब अभ्यास पे। तो सबसे पहला है पाठबोध यानी टेक्सुअल लिटरेसी। इसके मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी। तो वो क्या थी, अनमनी सी थी, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका घर कौन था, बादलों में, बादलों की गोद से वो धरती की ओर आना नहीं चाहती थी।
अगला है घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? क्योंकि घर छोड़ते समय उन्हें क्या होता है, एक तो घर से उनकी मोहमाया जुड़ी रहती है, दूसरा क्या है कि उन्हें ये लगता है कि घर में वो अत्यधिक आराम में है, बाहर ना जाने कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, कौन सी समस्याएं आएंगी, इसलिए वे झिझकते हैं। समुद्र में क्या मिलता है? तो बच्चों समुद्र में सीप मिलते हैं, जिनमें क्या होते हैं, मोती छिपे होते हैं, इनसे हमें मोती प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखित अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। बूंद किसकी गोद से निकली? बादलों की, सीप की, समुद्र की? तो सही उत्तर है बादलों की। अगला है बच्चों अंगारा शब्द का क्या अर्थ है? आग, दहकता कोयला या फिर ग्रह का नाम? तो बच्चों अंगारा शब्द का मतलब क्या है? दहकता कोयला। अगला है बच्चों बूंद लो कुछ और ही देता है, कर से क्या आशय है? समुद्र में समाना, घर से बाहर आना या विशिष्ट बना देना? तो इसका अर्थ है कुछ विशिष्ट बना देना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सोचकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी कि मैं व्यर्थ ही यहाँ से दूर जा रही हूँ। क्या पता मैं धरती पर किसी अंगारे पर गिर पड़ूं और जल जाऊं, क्या पता मैं मिट्टी में गिर जाऊं और मिट्टी में धूल में मिल जाऊं, या क्या पता मैं किसी कमल के फूल पर गिरूं और क्या बन जाऊं, एक ओस की बूंद के समान बन जाऊं। अगला है बच्चों बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? तो जब वो क्या हो रहा था, बादलों से नीचे की ओर गिर रही थी, अचानक से हवा चली और उसका प्रवाह किधर को हो गया, वो समुद्र के तरफ को मुड़ गई और इस तरीके से वो क्या हुआ, सीप का मुंह खुला हुआ था समुद्र में, उसके अंदर बूंद गिर पड़ी और फिर वहां क्या बन गया, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ, सीप में गिरने पर उस बूंद का मोती बन गया। अगला है बच्चों सीप से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों सीप से आप कई प्रकार के आभूषण बनाते हैं, कई प्रकार के आभूषणों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि और जो भी क्या है सजावट के लिए वो बहुत सारे काम में आती है ना। आप उससे क्या बना सकते हैं, बंदरवार बना सकते हैं, जोड़ जोड़ करके मालाएं बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है काव्य पंक्ति पूरी कीजिए। बच्चों आपने ये कविता पढ़ी है, ये काम आप स्वयं करेंगे, कविता को कंठस्थ करना है, आपको याद करके आपको इन पंक्तियों को स्वयं ही भरना है। आगे बढ़ते बच्चों सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां। तो बच्चों सप्रसंग भावार्थ लिखिए, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और इसमें एक बूंद जो बादलों से निकल रही है उसे अपने घर को छोड़ते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है और वह सोच रही है कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। आइए इसके भावार्थ को जान लेते हैं कि वो कहती है कि हे देव मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, मैं धरती में इतनी ऊंचाई से गिरूंगी तो मैं बचूंगी या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, या फिर मैं किसी अंगारे पर गिरूंगी और जल जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल में ओस के रूप में चू पड़ूंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए भाषा बोध यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर, मैं तथा मैं लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। तो बच्चों जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं संबोधन का तो मैं लगाते हैं, और जब हम एक कारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं अधिकरण कारक को मैं कहते हैं, मैं पे पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो जब भी बीच में आएगा तो मैं होगा, है ना। देखिए ज्यादातर पहला क्या है, मैं कल ही मुंबई से लौटा हूँ, अपने लिए बात हो रही है तो दो आएंगे। तो अखबार में सुमन की फोटो छपी है तो एक आएगा। ऐसे ही मैं भी प्रतियोगिता मैं भाग लूंगी, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार के मैं आएंगे। पहला वाला स्वयं के लिए मैं भी प्रतियोगिता मैं भाग लूंगी, और तालाब में मछलियां तैर रही हैं। अगला देखिए बच्चों दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। जैसे बादल का क्या होता है, एक तो घन और घटा, घटा घटाएं घन, है ना। तो वारिदी ये सब क्या है, बादल को बोलते हैं। ऐसे ही घर का क्या हो जाएगा, ग्रह हो गया, है ना। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, घर का आप मकान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हवा का पवन है ना, वायु है। ऐसे ही फूल का कुसुम है, प्रसून है, पुष्प है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है बच्चों देखिए की तथा की लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। छोटी की आती है जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और बड़ी की क्या है, एक आपको वाक्य में शब्दों को जोड़ने काम आती है। बूंद बादलों की गोद से निकली, तो बड़ी की। बूंद को डर था कि, अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, सब बूंद की तरह चिंता करते हैं और घर से निकलकर उन्नति की राह चले जाते हैं। तो बच्चों
दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में अब आपको लिखना है। तो बच्चों शब्दकोश क्रम क्या होता है? शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? अ से शुरू होगा, फिर आ, ई, छोटी बड़ी ई, ऐसे जिसको हम अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं ना। उसके बाद जैसे आप ABCD में A, फिर BCD ऐसे करके शब्दों को लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो ब आया है, फिर देखिए भ आया है, ध आया है, अंग आया है, क आया है ना, फूल है, काल है, हवा है, समुद्र है, सीप है, मुंह है, घर है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा? अंक, है ना। स्वर में हम देख रहे हैं तो क्या है इसमें? सबसे पहले अंक, अंक के बाद अंक से अंगूर यानी अंगारे, है ना। ऐसे इसके बाद क्या आएगा? फिर क से कमल होता है, क से फिर यहाँ से काल होता है। तो ऐसे ही आपको उसको ऑर्डर में या इस क्रम में लगाना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। अब देखिए मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रकृति संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना सिखाती है, आपको इसको उदाहरण सहित लिखना है। अगला बच्चों रचनात्मक गतिविधि, आपको क्या क्या क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी है? तो जो पहली एक्टिविटी है, जानकारी एकत्र कर सचित्र परियोजना आपको तैयार करनी है। पहला है सीप क्या होती है और कहाँ मिलती है? समुद्र से सीप जैसी और क्या क्या चीजें मिलती हैं और वे हमारे किस काम आती है? अगला है बच्चों इस कविता को कहानी के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए कितना मजेदार काम है, आप सभी को करना है ये। अगला है बच्चों वर्षा ऋतु की कविताओं का संग्रह इंटरनेट की मदद से आपको करना है, तो इसे कीजिएगा। अगला है बच्चों वर्षा चक्र के बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्र कर कक्षा में उसकी चर्चा करनी है। तो बच्चों अब देखिए आगे एक अपठित गद्यांश आपको फिर से दिया गया है। तो क्या अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों देखिए क्या है अपठित गद्यांश? संध्या हुई अंधेरा छाया, रजनी ढली सवेरा आया, पंख पंछियों ने फैलाए, मीठे मीठे गाने गाए, तो चुकते हैं धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने, आसमान की सैर भले हो, धरती पर ही नीड़ बनाया, जो धरती पर चल पाता है वह उड़ने का बल पाता है, आसमान सुंदर सपना है, धरती से सच का नाता है, जिसने खोया उसने पाया, यही पंछियों ने समझाया। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं? तो बच्चों कब गाते हैं? जब क्या होते हैं? रजनी ढली, यानी कि जब रात जो हो जाती है, बीत जाती है और सवेरा आता है, तो पंछी मीठे मीठे गाने गाते हैं। उड़ने का बल किसमें होता है? तो बच्चों उड़ने का बल किसमें होता है? जो धरती पर चल पाता है उसमें ही उड़ने का भी बल होता है। अब अगला प्रश्न है पंछी क्या समझाते हैं? तो बच्चों हमको पंछियों ने क्या समझाया कि जो खोता है वही पाता है, ये हमको पंछी समझाते हैं। कोई दो विशेषण लिखिए। तो देखिए विशेषण क्या है इसमें? मीठे मीठे, है ना। मीठा क्या है? एक विशेषण है। इसके अलावा सुंदर भी क्या है? एक विशेषण है। तो ऐसे ही बच्चों अब अगला है समानार्थी शब्द लिखने हैं, समान अर्थ वाले। तो शाम को हम क्या कह सकते हैं? रजनी कह सकते हैं, संध्या कह सकते हैं ना, रजनी, निशा। धरा को धरती कह सकते हैं, ऐसे ही घोंसले को नीड़ कहते हैं। तो बच्चों यह भी जानिए, आपको क्या जानना है? मोती के बारे में। देखिए आपको सीप दिखाई गई है और इसके अंदर एक मोती भी दिखाया गया है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, तो उसके ऊपर चमकदार परतें जमा हो जाती हैं, तब प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण होता है। इसी आसान तरीके से मोती की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।